हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दो तीन टॉपिक्स हैं जो कि छूट रहे थे और मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट हो जाएंगे और आपको समझ थोड़ा कम आ रहा होगा उनकी लैंग्वेज, तो उन टॉपिक्स को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ये है हमारा पहला टॉपिक, है हमारा यूनिट 12 से अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय वित्त। इसका एक टॉपिक जो कि वैसे तो चैप्टर बहुत इजी है, आप बस एक बार पढ़ लो, बाकी भी हम पढ़ के आए हैं पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के बारे में। लेकिन यहाँ पर हमें एक्सपोजर के बारे में बताना है। उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसके कुछ प्रबंध होती हैं जो कि थोड़ा सा समझने में हमें कठिनाई होती है, तो उनको समझते हैं बस हम। देखो, विदेशी विनिमय एक्सपोजर, ठीक है, क्या होता है ये, इसको समझो। इसमें क्या होता है कि कोई भी फर्म अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एंट्री किस किस तरीके से लेती है, तो वो आयात करने के माध्यम से जाती है, या फिर वो निर्यात करने के माध्यम से जाती है, या फिर कर्ज या वसूली के माध्यम से जाती है, तब जाके उसको क्या मिलती है, एंट्री मिलती है विदेशी बाजार में। अब इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ, जब कंपनी एंट्री लेती है तो उसका एक्सपोजर होता है, किस किस तकनीक से होता है, उन तकनीकों को हम जानते हैं। देखो, पहला आता है हमारा वायदा बाजार हेज। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि मान लो बड़ी कंपनियां हैं जो कि बहुत टाइम से इसमें काम कर रही हैं। बड़ी हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो बहुत एक लंबे समय से इसमें काम कर रही हैं। तो वो कंपनियां क्या करती हैं, मुद्रा वायदा को क्या करती हैं, विक्रय करती है, यानी कि सेल करती हैं। जब वो इसको सेल करती हैं तो जो छोटी कंपनियां हैं जो कि अभी आई हैं इस मार्केट में, तो वो क्या करेंगी, छोटी कंपनियां इनको क्या करेंगी, बाय करेंगी, इनको खरीदती हैं। किसको खरीदती हैं, मुद्रा वायदा को, याद रखना, मुद्रा वायदा को ये बड़ी कंपनियां सेल करती हैं और छोटी कंपनियां इनको खरीदती हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये था। प्रॉपर तरीके से आप बुक से पढ़ना, मैं सिर्फ इसको क्लियर कर रही हूँ कि बुक में क्या लिखा है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आता है हमारा मुद्रा फ्यूचर द्वारा हेज। अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें होता है, बाकी तो इसमें कोई चेंज नहीं है, जो इसमें हो रहा है वही सेम इसमें होता है कि इसी के द्वारा ही ये क्या होती है, सेम होती है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट इसमें एक डिफरेंस होता है कि जो इसमें हमारे प्राप्य होते हैं, इनको बेचकर जो हमारे देय होते हैं, इनको खरीदा जाता है। ठीक है, इसमें बस इतना ही डिफरेंस होता है। इसमें तो हम मुद्रा वायदा को बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं, इसमें हम प्राप्य को बेच रहे हैं और देय को हम क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। ठीक है, इसमें ऐसे ही। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या आता है हमारा, थर्ड पॉइंट आता है रोल ओवर अनुबंध। रोल ओवर अनुबंध कह लीजिए या फिर एग्रीमेंट कह लीजिए। ठीक है, रोल ओवर अनुबंध, इसमें आता है हमारा कि जो भारत के विदेश विनिमय बाजार हैं, उनका जो अनुबंध होता है वह कितने महीने का होता है, 6 मंथ्स का। ठीक है, वह कितने महीने का हो गया, 6 महीने का हो गया। क्यों, क्योंकि जो निविदाएं हैं वह उपलब्ध नहीं होती, इसीलिए इनका जो टाइम पीरियड होता है वो कितने महीने का हो जाता है, 6 महीने का हो जाता है। फोर्थ पॉइंट हमें बताता है मुद्रा बाजार हेज। मुद्रा बाजार हेज में दो अलग अलग मुद्राओं में ऋण का लेन देन होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो भावी विदेशी मुद्रा नकदी प्रवाह है का जो मूल्य होगा वो स्थानीय मुद्रा मूल्य में परिवर्तित हो सके। अगर मान लीजिए कोई अमेरिका की कंपनी है,
ठीक है। तो हमारा जो व्यापार है वो डॉलर में तो नहीं है ना, डॉलर में नहीं है, हमें तो रुपये में काम करना है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको फ्यूचर में ऋण जो होगा वो दो अलग अलग मुद्राओं में होगा, ताकि जो फ्यूचर में, भावी का मतलब फ्यूचर, आने वाले टाइम में क्या हो कि जो स्थानीय मुद्रा में वो करेंसी चेंज हो जाए। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, आई होप। पॉइंट आता है हमारा लीडिंग और लैगिंग। देखो, एक्सपोजर प्रबंध के जितने भी आंतरिक तरीके हैं उनमें से एक तरीका ये भी है। इसमें क्या होता है कि जो एक्सपोजर का जो टाइम है उसको देय और प्राप्ति के लीडिंग और लैगिंग के माध्यम से बदल देते हैं। इसका सामान्य नियम ये है कि जो हमारी सशक्त मुद्रा है, सशक्त का मतलब है जो स्ट्रॉन्ग है, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, जो सशक्त मुद्रा है इसको हम क्या करेंगे, देय मतलब जो हमें देने हैं, जो हमें चुकानी है राशि, देय को लीड करें, और जो हमारे प्राप्य हैं, जो हमें प्राप्त करने हैं, उनको क्या करेंगे, उनको लैग करेंगे। लैग मतलब स्थगित। ठीक है, इसको क्या करेंगे, हम स्थगित करेंगे। देय को हम लोग लीड करेंगे, जो हमारे प्राप्य हैं उनको लैग करेंगे। लैग का मतलब स्थगित करके। ठीक है, और इसी के विपरीत जो हमारी कमजोर मुद्रा होती है, जो हमारी कमजोर मुद्रा होती है, उसमें क्या होता है कि उल्टा हो जाता है। यानी कि जो प्राप्य होगा उनको हम लोग क्या करेंगे, लीड करेंगे, और जो देय होगा वो हम लोग क्या करेंगे, लैग करेंगे। देखो, समानांतर ऋण क्या होता है कि आप जो है बैक टू बैक उधार के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब है कि जैसे आपने देश परिवर्तन किया, मान लीजिए एक देश से दूसरे देश में व्यापार के लिए गए, तो वहां पर आप क्या करोगे, आपको ऋण लेना होगा, क्योंकि वहां की करेंसी में अब आपको कार्य करना है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा विनिमय दर में बदलाव नहीं होता, क्योंकि जो हमारी करेंसी है, इस वाले एक्सपोजर में हमारी करेंसी बाहर नहीं जाती, देश से बाहर नहीं जाती, इसलिए हमें ऋण लेकर के काम करना होता है। एक पॉइंट आता है हमारा मुद्रा स्वैप। मुद्रा स्वैप का क्या मतलब है, देखो, स्वैप हम कार्ड होता है जो हमारा, हम एटीएम में क्या करते हैं, स्वैप करते हैं, मतलब उसको हम स्वैप करके आ गए। ठीक है, तभी हमारे पैसे निकलते हैं। ठीक है, मुद्रा स्वैप का मतलब होता है कि मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है या आपकी कंपनी है, वो किसी दूसरे देश में या किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करना चाहती है, तो वो क्या करेगी कि अपनी कुछ राशि को वहाँ की जो करेंसी है उसके साथ एक्सचेंज कर लेगी। ठीक है, एक्सचेंज कर लेगी वहाँ की राशि को। एक्सचेंज करने में क्या होता है, मुद्रा स्वैप में एक टाइम पीरियड होता है। जब वो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो आपको अपनी राशि वापस मिल जाएगी और आपको उनकी राशि पे करनी पड़ेगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मुद्रा स्वैप करते हैं। मतलब आपने अपनी मुद्रा को स्वैप कर लिया, वापस ले लिया, एक टाइम खत्म होने के बाद में क्या किया, वापस ले लिया। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 15 से शेयरों का वापस खरीदना। ठीक है, शेयर्स बायबैक, इसको आप समझ लो एक बार। ये क्या होता है, देखो, अधिकांश जो कंपनियां होती हैं वो बायबैक का मतलब अपने ही शेयरों को खरीदना। ठीक है, खुले बाजार में करती है, उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। पहले तो ये समझ लेते हैं कि वो ऐसा करती क्यों है। वो ऐसा इसलिए करती हैं कि या तो वो शेयरों के मूल्य को बढ़ाना चाहती हैं, मतलब क्या करना चाहती हैं कि शेयर्स के जो प्राइस हैं वो बढ़ जाएं, उनको बढ़ाना चाहती हैं। या फिर मान लीजिए कोई दूसरी कंपनी आपकी कंपनी को घेरना चाहती है, यानी उस पर अधिग्रहण करना चाहती है, कब्जा करना चाहती है। तो कब्जे से बचाने के लिए इन दो कारणों से कंपनी अपने ही शेयरों को क्या करती है, बायबैक करती है। मतलब इंडिया में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, उसने अपने शेयरों को क्या करा, वापस खरीद लिया या वापस ले लिया या रद्द कर दिया, तो उसको बाद में क्या करना होगा, रद्द करना बहुत जरूरी हो जाएगा। वो अपने पास इनको ऐसे ही नहीं रख सकती। रद्द कर दिया, रद्द के बाद में
आपके इसके जो कुछ पॉइंट्स होंगे वो समझ लेते हैं। इसमें देखो आपके जो शेयर होल्डर्स हैं, जिनसे आपने शेयर्स को क्या किया है, वापस खरीदा है, वापस खरीदने के बाद में उनको पैसा तो देखो देना पड़ेगा। तो इसलिए जो हमारी फर्म होगी, जो हमारी कंपनी होगी, वो क्या करेगी, अपने फंड में से इनको क्या करेगी, पैसा देगी। ठीक है, ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है कि यदि अगर हमने जो अंश है हमारे, वो हमने क्या किए, वापस क्रय किए और रद्द कर दिए। ठीक है, खरीद लिए और फिर हमने क्या किया, रद्द कर दिया। यदि वापस क्रय किए गए अंश रद्द कर दिए जाते हैं तो जो हमारे आदत अंश होते हैं जो कि हमने इशू किए हुए हैं, उनका जो संख्या होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऐसे ही थर्ड पॉइंट कहता है कि फर्म की पूंजी घट जाती है। फर्म की पूंजी देखो कैसे घटेगी, फर्म की पूंजी ऐसे घटेगी कि हमने शेयर होल्डर्स को पे करना है अब, क्योंकि उनसे हमने अंश खरीद लिए और अब हम उन्हें पे करेंगे। तो इससे क्या होगा कि फर्म की पूंजी घटती है और अंशों की संख्या बढ़ जाती है। हमारे पास पहले 50 थे, अब हमने 50 और खरीद लिया तो हमारे पास 100 अंश हो गए, लेकिन पूंजी हमारे पास क्या होगी, कम हो जाएगी, पूंजी हमारे पास घट जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट में ये बताता है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास कहता है, अगर जो अंशों की वापस खरीद है, ठीक है, वापस खरीद है, वो अगर हमारी बुक वैल्यू से, किससे, बुक वैल्यू से कम है, मतलब कम है, तो जो शेष अंश होंगे, जो हमारे पास बचे हुए शेयर्स होंगे, उनका क्या होगा, बुक वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब क्या होता है कि इसमें कंपनी अधिनियम है। कंपनी अधिनियम आपको पता होना चाहिए कि कौन सा है, किसके अंतर्गत ये सब चीज़ें हो रही हैं कि हम शेयर को बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, फिर उनको रद्द कर रहे हैं। तो कंपनी अधिनियम 1956 और इसका जो धारा है वो है आपकी 77A। इसके अंतर्गत ही हम ये सारी चीज़ें कर पाते हैं कि शेयरों को वापस खरीद कर उनको रद्द करना तभी संभव हो पाता है। कंपनी की ये हम शर्त देख रहे हैं, एक दो आपको शर्त भी पता होनी चाहिए। शर्त क्या है, इसमें हमारी क्या क्या शर्तें होती है। जो कंपनी है, जो कंपनी शेयर्स को बाय बैक कर रही है, उसकी प्रदत्त पूंजी तथा मुक्त रिजर्व कितना होना चाहिए, 25% से कम होना चाहिए। 25% से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि जो हमारा समता अनुपात है वो अंशों के वापस खरीद लिया आपने, मान लीजिए अंशों को वापस खरीद लिया, उसके बाद 2:1 में होना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस रेशियो में हमारा बचना चाहिए समता अनुपात। ये आप एक शर्त याद रखना, तभी कंपनी शेयर्स का बायबैक कर पाती है, अदरवाइज नहीं कर पाएगी। एक थर्ड पॉइंट और है इसमें कि जो वापस खरीदे गए अंश हैं पूरी तरीके से देय होने चाहिए। जितने भी अंश हमने वापस खरीदने हैं वो क्या होने चाहिए, पूरी तरीके से देय होने चाहिए, मतलब हम उनको वापस में भी पे कर सकते हैं। किसी भी शेयर होल्डर का नुकसान नहीं होना चाहिए, इनका कहने का मतलब ये है। चलिए, तो हमारे ये दो टॉपिक मुझे लग रहा था कि छूट रहे हैं, तो इसको मैंने क्लियर कर दिया। आप इसको बस पढ़ के समझ के जाना और बुक से रीड कर लेना दोनों पॉइंट्स को, और क्लियर हो जाएगा और एक दो पॉइंट और समझ में आ जाएंगे आपको। बाकी मैंने पूरा प्रिसाइज करके समझा दिया है, इसमें कोई कमी नहीं है। अब आप अपनी बुक्स पर ध्यान दीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। ये दो पॉइंट मुझे लग रहा था कि बहुत इम्पोर्टेंट होंगे और आपको समझाने चाहिए, तो मैंने सुबह उठ के सबसे पहले इस पर काम शुरू किया ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए। तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट है जो बहुत जल्दी से समझ में नहीं आते, तो इसीलिए आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने सिर्फ इन दो पॉइंट को लास्ट में उठाया है। बाकी सब कुछ इजी है। फर्स्ट यूनिट, थर्ड यूनिट और फिफ्थ यूनिट अच्छे से पढ़ लेना, इसी में से पूरा पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।